माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, वुंड हीलिंग प्रोसेस। आज हम लोग इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वुंड हीलिंग कैसे होता है। इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा वुंड किसे बोलते हैं। वुंड हमारे बॉडी का टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है, जब वह कंटिन्यूटी लॉस कर जाता है उसको हम लोग वुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं डेफिनेशन? द डिसकंटिन्यूटी ऑफ बॉडी टिश्यू और इट्स स्ट्रक्चर नोन एज वुंड। अब ये वुंड तो कई वेराइटीज के होते हैं। वुंड आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के वुंड होते हैं। ओपन वुंड, क्लोज वुंड, पंक्चर्ड वुंड, एब्रेजन वुंड, लेसरेटेड वुंड, सेप्टिक वुंड, एसेप्टिक वुंड, कई वेराइटीज के होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे हीलिंग के अनुसार से पढ़ने जा रहे हैं कि हीलिंग के अकॉर्डिंग टू हीलिंग प्रोसेस वुंड दो तरह के होंगे। एक जो कि जिसमें इन्फेक्शन होंगे या डीप होंगे, एक आपको नॉन इन्फेक्टेड होंगे या सुपरफिशियल होंगे। तो जिसमें इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया, उसको सेप्टिक वुंड कहते हैं। जिसमें इन्फेक्शन और पस नहीं बनता उसको एसेप्टिक वुंड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं हीलिंग। हीलिंग किसको बोलते हैं? हीलिंग इज ए प्रोसेस इन विच द इंज्योर्ड टिश्यू या डेड टिश्यू रिप्लेस बाय हेल्दी सेल्स या हेल्दी टिश्यू नोन एज हीलिंग। हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेड टिश्यू और इंज्योर्ड टिश्यू हेल्दी सेल के द्वारा वह रिप्लेस होता है और वहाँ पर फिर क्या होता है ना, वहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन को फिर रिस्टोर करते हैं। यानी फिर से बात करते हैं, हीलिंग इज ए प्रोसेस इन विच द रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंज्योर्ड और डेड टिश्यू बाय रिप्लेस फ्रॉम हेल्दी सेल्स नोन एज हीलिंग। अब अगला बात बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हीलिंग। हीलिंग में दो प्रोसेस होता है, एक होता है रीजनरेशन एंड सेकंड होता है रिपेयर। तो रीजनरेशन किसको बोलते हैं, रिपेयर किसको बोलते हैं? जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, इसमें आपको यहाँ पे क्या हो चुका है ना, इसका कंटिन्यूटी लॉस कर चुका है। तो कंटिन्यूटी लॉस किसी भी कारण से हुआ होगा तो इसको बोले वुंड बोल दिए। फिर से अब यहाँ पे जब हीलअप होता है, जब गैप जब फिर से भरता है ना, या इसको बोले क्या हम लोग हीलिंग बोलते हैं। ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं, रीजनरेशन एंड रिपेयर। रीजनरेशन का मतलब होता है कि इस एरिया में जो पैरेन्काइमल सेल एगेन ग्रोथ करते हैं उसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स द हेल्दी पैरेन्काइमल सेल ग्रोथ या डिवाइड एट द साइट ऑफ वुंड और इंज्योर्ड एरिया नोन एज रीजनरेशन। यानी जो इंज्योर्ड एरिया थे वहाँ पर पैरेन्काइमल सेल के द्वारा फिर से डिवाइड करके वहाँ पर गैप को फिलिंग करने को बोलेंगे रीजनरेशन। यानी वुंड में पहला काम होता है रीजनरेशन का प्रोसेस, यानी पैरेन्काइमल सेल फिर से वहाँ पर डिवाइड करते हैं। दूसरा है रिपेयर। रिपेयर किसको बोलते हैं? एक हुआ रीजनरेशन, दूसरा हो गया रिपेयर। रिपेयर बोलते हैं कि जिस एरिया पे जो इंज्योर्ड सेल थे, जो वहाँ पर डेथ सेल्स है, उस डेथ सेल के नज़दीक उस गैप में फिर से उसका जो मेंटेन करने के प्रोसेस को, वहाँ पर मैचुरेशन प्रोसेस को, यानी वहाँ पर जिस तरह का सेल वहाँ पर अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट प्रोसेस बनाने के प्रोसेस को रिपेयर बोलते हैं। अगेन रिपीट, रिपेयर मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ए नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बाय माइग्रेटरी सेल्स, ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड लोकल सेल्स नोन एज रिपेयर। ये तो हो गया मेरा रिपेयर का डिफिनीशन और रीजनरेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेप ऑफ हीलिंग। हीलिंग में टोटल 4 स्टेप होता है। कौन कौन सा स्टेप होता है? देखिए हीलिंग में 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं हम लोग कोगुलेशन या हीमोस्टेसिस। कोएगुलेशन या हीमोस्टेसिस। नंबर 2 होता है इन्फ्लामेशन।
तीसरा नंबर पे होता है प्रोलिफरेशन, और चौथा होता है मैचुरेशन। याद रखना है, हीलिंग जो होता है इसमें 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है हीमोस्टेसिस या कोगुलेशन। जहाँ इंजुरी हुआ है, जहाँ वुंड होता है, इस जगह पे यहाँ पे जो ब्लड, यहाँ ब्लीडिंग हो रहे होंगे, तो यहाँ पे कोगुलेट होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन या हीमोस्टेसिस। कोगुलेशन का मतलब होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोटीन होता है, वहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, या समझेंगे कि एट द साइट ऑफ वुंड और इंजुरी द क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोटीन एक्टिवेट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन नोन एज कोगुलेशन। बेनिफिट ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेशन से पहला बेनिफिट यह होता है कि यहाँ से ब्लीडिंग को रोका जाता है, ब्लीडिंग रुक जाता है, यानी स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा फंक्शन लॉस ऑफ वाटर, यानी कि प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। 2 फंक्शन हुआ। तीसरा फंक्शन होता है यहाँ पे कि ड्यूरिंग कोगुलेशन द सम प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर एंड सम ग्रोथ फैक्टर आर रिलीज। तो ये हुआ मेरा 3 फंक्शन कोगुलेशन से। अब आते हैं दूसरा प्रोसेस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं कि जिस साइड पे यहाँ पे इंजुरी हुआ है, यहाँ पर जो डेड टिश्यू और हेल्दी सेल्स के बीच में वहाँ रिएक्शन होता है। तो हेल्दी सेल और डेड सेल के बीच में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन प्रोसेस होने से क्या होता है, रिएक्शन होने से यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है, 2 फायदा होता है। पहला फ़ायदा यह होता है कि यहाँ पर जितने भी आपको डेब्रिस और बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और दूसरा फायदा होता है कि फाइब्रोब्लास्ट का यहाँ पे माइग्रेशन होता है, यानी एक्टिवेट टू फाइब्रोब्लास्ट सेल। अगेन रिपीट कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं, इंजुरी होने के, वुंड होने के कुछ घंटे के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। कितने देर के लिए, 24 से 48 घंटा के लिए, यानी कि 2 से 3 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए, सॉरी 1 से 2 दिन के लिए। तो इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, इन्फ्लामेशन होता है कि इन्फ्लामेशन होता है कि इंजर्ड सेल और बैक्टीरिया और प्लस हेल्दी सेल के बीच में रिएक्शन होता है, जिसके कारण इस सराउंडिंग एरिया में वहाँ पर आपको 5 चीज़ मिलता है। क्या क्या, तो रेडनेस, वहाँ पे हॉट, पेन, स्वेलिंग एंड फंक्शन लॉस। इससे फायदा यह होता है ना, ये तो हुआ मेरा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन तो रिएक्शन होता है जो कि हेल्दी सेल और लिविंग सेल के हेल्दी सेल और डेड सेल और प्लस बैक्टीरिया के बीच में डेवलप होता है रिएक्शन। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे 2 फायदा होगा। पहला फ़ायदा यह होगा कि जितने भी यहाँ से डेब्रिस सब्सटेंस होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। और दूसरा फायदा यह होगा, यहाँ पर सेकेंड फायदा होगा यहाँ पर कि न्यूट्रोफिल माइग्रेट आवेगा यहाँ पे। और तीसरा फायदा होगा यहाँ पे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल एक्टिवेट होता है। इन्फ्लामेशन के कारण फाइब्रोब्लास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं। अब जो डेब्रिस निकल गया तो क्या होगा ना, उससे घाव जल्दी भर जाएंगे। न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन होने से क्या होगा कि वह मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। और तीसरा क्या होगा कि वह फाइब्रोब्लास्ट से क्या होगा कि यहाँ पर कोलाजन टिश्यू माइग्रेट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोकल सेल जो होते हैं ना, या जो यहाँ पर जो कुछ सेल होते हैं यहाँ पर आपस में चिपकेंगे। चिपकना मतलब होता है एडहेशन होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो होता है यहाँ पर गैप को एडहेशन करने में हेल्प करता है वो। तो ये मेरा हुआ दूसरा प्रोसेस इन्फ्लामेशन। तीसरा प्रोसेस होता है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन जो होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इस गैप में फिर से सेल का आना। तो प्रोलिफरेशन जो होता है वो 2 तरह के सेल से होते हैं प्रोलिफरेशन। एक होता है लोकल सेल से, जो नियरेस्ट सेल होते हैं, लोकल सेल से प्रोलिफरेशन। और दूसरा होता है माइग्रेटरी सेल का प्रोलिफरेशन। माइग्रेटरी सेल का मतलब होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू का माइग्रेट करना। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू किसको बोलते हैं, लोकल सेल किसको बोलते हैं। तो लोकल सेल आपका जैसे हो गया एपिथेलियल सेल हो गए। तो ये एपिथेलियल सेल यहाँ पर आपका ग्रोथ करता है, तो इसको बोलते हैं एपिथेलियल स्पर फॉर्मेशन या एपिथेलियल सेल ग्रोथ बोलते हैं। और अगर बाय द वे एपिथेलियल सेल के पास अगर पावर नहीं रहता है ग्रोथ करने का, जैसे डीप वुंड में या सेप्टिक वुंड में एपिथेलियल सेल जो लोकल सेल का डिवीजन पावर यहाँ पर लेस हो जाता है, तो उस केस में कनेक्टिव टिश्यू माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा
कनेक्टिव टिश्यू माइग्रेट करते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू को माइग्रेट करने को क्या बोलते हैं? ग्रैनुलेशन बोलते हैं। तो एक हो गया आपका कौन सा, एक हुआ लोकल सेल जिसको रीजनरेशन बोलते हैं हम लोग या लोकल सेल ग्रोथ बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हम लोग ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन का मतलब हो गया कि आपका जब लोकल सेल का डिवीजन पावर बंद हो जाता है तो उस केस में वहाँ पर ग्रैनुलेशन टिश्यू माइग्रेट करते हैं। दोनों मिला के होता है प्रोलिफरेशन। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या क्या होते हैं? ग्रैनुलेशन टिश्यू में बताए थे अभी इन्फ्लामेशन के समय बताए थे कि न्यूट्रोफिल जो होता है ना वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। तो इसमें आप क्या क्या आवेंगे इस गैप में? पहले आवेंगे मैक्रोफेज आवेंगे यहाँ पे, दूसरा क्या मिलेगा? फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे इसमें, और तीसरा क्या मिलेगा आपको? ब्लड वेसल एंजियोजेनेसिस। तीन प्रोसेस को होने को क्या बोलते हैं? ग्रैनुलेशन बोलते हैं। तो ग्रैनुलेशन का मतलब क्या क्या बोलेंगे? ग्रैनुलेशन का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू माइग्रेट एट द साइट ऑफ वुंड। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या क्या होंगे? एक हो गया आपका ब्लड वेसल जिसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, दूसरा हो गया आपको मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो हो गया जो कि न्यूट्रोफिल माइग्रेट किया था और न्यूट्रोफिल माइग्रेट यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, और तीसरा होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल, जो कि फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करता है यहाँ पर कि सेल को यहाँ पर एडहेशन करने में हेल्प करता है जो सेल ग्रो करेंगे। ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन the coagulated substance और debris material replace outside। अब प्रोलिफरेशन से फायदा क्या होगा? आप बेनिफिट देखते हैं, बेनिफिट ऑफ प्रोलिफरेशन। तो बेनिफिट ऑफ प्रोलिफरेशन यानी कि प्रोलिफरेशन दो चीज़ से होता है, लोकल सेल से, ग्रैनुलेशन टिश्यू से। लेकिन हम लोग यहाँ से फायदा देखते हैं यानी फंक्शन ऑफ प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन से फायदा यह होता है कि यहाँ पर जो गैप होता है ना, ये गैप में सेल भरते हैं, लोकल या ग्रैनुलेशन। भरने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये आगे की तरफ, ऊपर की तरफ रिप्लेस होंगे यानी कि बाहर की तरफ। और ये ग्रैनुलेशन टिश्यू ये जो डेब्रिस होते हैं या कोगुलेटेड सब्सटेंस, इसको धीरे धीरे ग्रैनुलेशन टिश्यू या लोकल सेल क्या करता है? इसको आगे की तरफ रिप्लेस करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हम मायोफाइब्रिल बनता है यहाँ पे, मायोफाइब्रिल, जिसके वजह से क्या होते हैं कि मायोफाइब्रोब्लास्ट फाइब्रिल बोलते हैं, जो कि इसके वुंड को कंट्रैक्ट करता है, एरिया को घटाता है और अंदर से टिश्यू ग्रोथ करते जाते हैं। ब्लड वेसल्स, लोकल सेल, मैक्रोफेज, ब्लड वेसल, इस तरह से क्या होता है यहाँ पर जो बाकी जो अंदर के जो भी डेब्रिस होते हैं वो बाहर की तरफ रिप्लेस होकर के ऊपर चले जाते हैं सरफेस पे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोलिफरेशन। अब क्या होता है? चौथा स्टेप को बोलते हैं मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर धीरे से आपको क्रस्ट बनेंगे, ऊपर में सरफेस पे क्रस्ट बनेंगे, और जो आपका जो सेल सब होता है जितने भी, वह अरेंज होता है, उसको बोलते हैं मैचुरेशन। तो यहाँ पर आप बात याद रखिएगा, पहला बताए थे कोगुलेशन। कोगुलेशन जो होता है आपको मात्र 2 मिनट से ले करके और 5 मिनट का होता है। दूसरा आपको होता है सेकंड प्रोसेस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आपको 1 दिन से लेकर 2 दिन के लिए होते हैं, जिसमें आपको क्या होता है इन्फ्लामेशन के समय कि वहाँ पर न्यूट्रोफिल वहाँ पे माइग्रेट किया, वहाँ पे जो डेब्रिस, टिश्यू डेब्रिस होते हैं वो डैमेज होते हैं, बैक्टीरिया वहाँ से डिजॉल्व होते हैं। तीसरा प्रोसेस बताए थे आपको प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन में 2 प्रोसेस बताए थे, एक बताए थे आपको लोकल सेल, दूसरा बताए थे ग्रैनुलेशन टिश्यू। जो प्रोलिफरेशन में क्या होता है? प्रोलिफरेशन का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? प्रोलिफरेशन होता है आपको 3 दिन से लेकर के और 8 दिन तक होता है प्रोलिफरेशन का समय लगता है इसमें, जिसमें आपको 2 तरह के होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू स्पर फॉर्मेशन, दूसरा होता है ग्रैनुलेशन टिश्यू का माइग्रेशन। इसका चौथा बताए थे आपको मैचुरेशन। मैचुरेशन का जो प्रोसेस होता है आपको 5 दिन से लेकर के और ये 3 महीने तक लगते हैं, यानी कि 3 महीने तक में पूरा का पूरा क्या होता है, स्किन आपको जैसा आपका नॉर्मल जैसा होना चाहिए उस तरह का आपका हो जाता है। तो ये हुआ आपको प्रोसेस ऑफ हीलिंग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंटेंस वुंड हीलिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी इंटेंस वुंड हीलिंग। तो प्राइमरी इंटेंस वुंड हीलिंग किसको बोलते हैं? जिसको प्राइमरी हीलिंग बोलते हैं। तो प्राइमरी का मतलब होता है कि जब वुंड बहुत छोटा होता है, नॉन सेप्टिक होते हैं, जिसमें सिर्फ जो लोकल सेल डिवाइड हो करके ही अगर वुंड भर अगर होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इंटेंस वुंड हीलिंग या प्राइमरी वुंड हीलिंग बोलते हैं। अगेन रिपीट कर रहे हैं, प्राइमरी बोलते हैं कि बिना ग्रैनुलेशन टिश्यू का सिर्फ लोकल सेल से ही डिवाइड हो करके और अगर गैप अगर फिल हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी वुंड हीलिंग बोलते हैं या प्राइमरी इंटेंशन बोलते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग बोलते हैं। तो ये तब होता है कि जब इंजुरी छोटा हो या नॉन सेप्टिक होता है। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है कि कोई भी ना स्कार बनता है, ना कंट्रैक्शन होता है, ना कलर चेंज होता है। ये भी याद रखना होगा कि प्राइमरी इंटेंस में
न स्कार बनते हैं, न कंटेक्शन होते हैं, न वहाँ पर किसी तरह का अबनॉर्मलिटी होती है प्राइमरी में। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी का। सेकेंडरी वुंड हीलिंग में क्या होते हैं? सेकेंडरी में वो तब होता है ना कि जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू माइग्रेट करता है, लोकल टिश्यू में माइग्रेशन डिवीजन पावर कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू माइग्रेट करके जब वुंड हीलिंग होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटेंस और सेकेंडरी वुंड हीलिंग। तो सेकेंडरी कब होता है? कि जब सेप्टिक इन्फेक्शन होते हैं या डीप वुंड होने पे वहाँ पर सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग होता है। तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी में दूसरा अगला अंतर क्या है? तो सेकेंडरी में एक और बात होता है ना कि वहाँ पे किलवार्ड बन जाते हैं, कंटेक्शन बन जाता है, वहाँ पे आप कलर चेंज कर सकता है और इसमें हीलिंग में समय लगता है। तो प्राइमरी वुंड हीलिंग जो होता है वो 5 to 6 डेज में हीलिंग हो जाते हैं। सेकेंडरी वुंड हीलिंग जो होता है इसमें आपको 2 महीने तक भी लग सकते हैं समय सेकेंडरी में। अब अगला अंतर ये भी होता है कि प्राइमरी में भी इन्फ्लामेशन होता है, कोगुलेशन, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन होता है, लेकिन ये कम समय के लिए होता है, बहुत जल्दी हो जाते हैं इसमें। जबकि आपको सेकेंडरी हीलिंग में जो प्रोलिफरेशन होता है उसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि सेकेंडरी में ग्रेनुलेशन टिश्यू ही माइग्रेट करते हैं। तो ये आपका हो गया हीलिंग का टाइप्स, प्राइमरी इंटेंस और सेकेंडरी इंटेंस। याद रखिएगा कि प्राइमरी इंटेंस जो होता है जो छोटा कट होने पे या अगर एसेप्टिक में प्राइमरी इंटेंस से हीलिंग होता है, और जो सिर्फ लोकल सेल से ग्रोथ हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ रीजनरेशन से काम चल जाता है। लेकिन सेकेंडरी वुंड हीलिंग में रीजनरेशन और रिपेयर दोनों जो होता है साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू से माइग्रेट ज़्यादा करते हैं। ये था आपका टाइप्स। अब बात करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। हीलिंग में पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको कि वहाँ किलवार्ड बन सकते हैं। दूसरा वहाँ पे माल यूनियन यानी जुड़ नहीं सकता है। तीसरा हो सकता है इंसिजनल हर्निया। चौथा वहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन। पांचवा वहाँ पर हो सकता है कि बार बार इंजुरी हो सकते हैं, तो आगे चलकर कोई मैलिग्नेंट कंडीशन भी डेवलप कर सकता है या फाइब्रोसिस हो सकते हैं वहाँ पे। ये हो गया इसका क्या कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग इसके फैक्टर पे। फास्ट वुंड हीलिंग। फास्ट वुंड हीलिंग कब होता है? जैसे चिल्ड्रन के केस में फास्ट वुंड हीलिंग होता है, या अगर इंजुरी या वुंड अगर एसेप्टिक हो या अगर इंसिजनल हो तो वह फास्ट वुंड हीलिंग होता है। या देखिए उस चीज़ के, या फिर अगर न्यूट्रिशन क्वालिटी अगर सही होता है, बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल होते हैं, वह सब में वुंड हीलिंग जो होता है फास्ट होते हैं। और एक चीज़ है बेड रेस्ट रहने पर, ये सब में वुंड हीलिंग फास्ट होते हैं। और डिलेड कब होते हैं? जैसे डिलेड होने का पहला हो गया कि ओल्ड एज होने पे, डीप वुंड होने पर, सेप्टिक वुंड होने पर, लेसरेटेड में, बर्न वुंड में, या केमोथेरेपी का पेशेंट हो अगर हो, या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का पेशेंट अगर ले रहा हो, या फिर विटामिन सी डिफिशियंसी है, माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, कॉर्टिसोल थेरेपी यूज कर रहा हो, ये सब केस में क्या होता है? वुंड हीलिंग देर से होते हैं। याद रखिए चीज़ का। तो फैक्टर के समझ में आ गया आपको। अब इसमें हम लोग को अगर दवा के बारे में बोलना होगा तो इसमें हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या पहले करेंगे हम लोग? तो पहला है कि वुंड को प्रॉपर हम लोग क्लीन करते हैं। इसको अगर इंसिजनल वुंड हो तो प्रॉपर सूचरिंग करते हैं, उसको सूचरिंग प्रॉपर डिस्टेंस पे करते हैं, और उसको हम लोग प्रॉपर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, उसको इन्फेक्शन से रोकते हैं, और एरोबिक बैंडेज करते हैं। एरोबिक बैंडेज का मतलब होता है ना कि वहाँ पर एयर का कनेक्शन होना चाहिए। ये हम लोग करते हैं उसमें मैनेजमेंट में। इसके बाद मेडिसिन के रूप में हम ड्रग्स में हम लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू पहले तो कंडीशन देखेंगे, सेप्टिक है एसेप्टिक है, फिर भी हम लोग उसमें मेडिसिन में क्या करते हैं? मॉक्सोल यूज करते हैं, सालेसिया यूज करते हैं, या मारिस्टिका देते हैं, थूजा देते हैं। अगर बाय द वे सेप्टिक रहता है तो वहाँ पे हम लोग ये हिपरसल भी देते हैं, और पेन के लिए हम लोग बेलाडोना यूज करते हैं। और बाकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार भी हम लोग वह मेडिसिन दे सकते हैं। ये था आपका वुंड हीलिंग का प्रोसेस। बाकी बातें चल रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।